Good afternoon, students. Let's continue with the chapter Globalization and the Indian Economy. And our today's subtopic is interlinking production across countries. The money that is spent to buy assets such as land, building, machines, and other equipment is called investment. ऐसा पैसा जो हम खर्च करते हैं कुछ ऐसी संपत्तियों को खरीदने में जिनमें लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स या उससे जुड़े हुए कुछ इक्विपमेंट्स आते हैं, वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट, जिसे हम हिंदी में निवेश के नाम से भी जानते हैं। इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसीज इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लेकिन जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इन्वेस्टमेंट करता है उसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं, विदेशी निवेश के नाम से जानते हैं। एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड विद द होप दैट दीज एसेट्स विल अर्न प्रॉफिट। हम किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करें, हम इसी उम्मीद के साथ करते हैं कि आगे चल के उस चीज पर हमें डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। एक बहुत साधारण सा एग्जांपल हम अपनी डेली लाइफ में से भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपके कुछ फोर फादर्स रहे, ग्रैंड पेरेंट्स रहे, आप देखेंगे कि वो सोने में इन्वेस्टमेंट करते थे। मतलब गोल्ड उन्हें लगता था कि जैसे कि आप देख रहे हैं अभी भी वर्तमान में उसकी कीमतें बहुत ज्यादा हैं। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब यही हुआ कि हमने निवेश किया, इस उम्मीद के साथ उन्होंने सोना खरीदा कि आने वाले फ्यूचर समय में सोने की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, और ये जो उनका निवेश है, ये जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है, ये कहीं ना कहीं उनके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा। तो हमने दो चीजें देखी, एक इन्वेस्टमेंट और दूसरी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट सब टाइटल है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। Foreign trade creates an opportunity for the producers to reach beyond the domestic market, example, markets of their own countries. फॉरेन ट्रेड की जब बात करते हैं हम, विदेशी व्यापार की जब हम बात करते हैं, तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा मौका मिलता है प्रोड्यूसर्स को जिसमें वो अपने डोमेस्टिक मार्केट से निकलकर, वो अपने घरेलू बाजार से निकलकर अपने सामान को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जा सकता है। यहाँ डोमेस्टिक मार्केट का मतलब है अपने देश का बाजार। भाई कोई चीज जैसे मान लीजिए इंडिया में बन रही है, लेकिन इंडिया से बाहर अगर वो जाएगी तो वो फॉरेन ट्रेड की कैटेगरी में आ जाएगा। आपने महेश्वर की जो साड़ियां बनती हैं वो बहुत फेमस हैं। अभी तक अगर ये माने कि हम ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस के पहले हम माने तो वो डोमेस्टिक मार्केट के अंतर्गत आती थी, लेकिन अब उनकी विदेशों में भी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो आप देखेंगे कि वो इंटरनेशनल मार्केट में जाकर भी कई ज्यादा ऊंची कीमतों पर उनकी सेलिंग हो रही है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से एक डोमेस्टिक मार्केट से चीज निकलकर इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच जाती है। Producers can sell their product not only in markets located within the country, but can also compete in markets located in other countries of the world. अब जो प्रोड्यूसर्स हैं अपने प्रोडक्ट को वो सेल कर रहे हैं, वो देश में तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ जब वो इंटरनेशनल मार्केट में उसको ले जाकर सेल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्टली चीजों के बीच में कंपटीशन की भावना डेवलप हो जाती है। और हर व्यक्ति कोशिश करता है कि उसका जो प्रोडक्ट हो वो कंपेयर टू अदर दूसरे प्रोडक्ट की तुलना में ज्यादा श्रेष्ठ हो और लोग उसको ज्यादा खरीद सकें। सिमिलरली फॉर द बायर्स, इंपोर्ट ऑफ गुड produced in another country is one way of expanding the choice of goods beyond what is domestically produced. ठीक उसी तरीके से बायर्स के पास भी चॉइस आ जाती है। भाई अगर उसकी इच्छा होगी, चूंकि ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है, इंटरनेशनल मार्केट भी अवेलेबल है चीजों का, तो अभी उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो पूरी की पूरी चॉइस उसके ऊपर है कि वो चाहे तो अपने देश में बना हुआ माल खरीदे, और अगर उसे वो पसंद नहीं आ रहा है और उसको अगर रिजनेबल रेट में उसी तरह का बना हुआ दूसरा देश का माल मिल रहा है, तो वो डोमेस्टिकली प्रोडक्ट के अलावा दूसरा प्रोडक्ट भी खरीद सकता है। Foreign trade thus results in connecting the markets or integration of markets in different countries. Foreign trade इसीलिए नतीजा सामने निकल कर आता है कि वो बहुत सारे मार्केट्स को इंटरकनेक्ट कर देता है जो अलग अलग देशों से जुड़े हुए हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में कंप्यूटर या आईटी कंपनी वाला एग्जांपल देखा था, उसमें हमने यही देखा था कि अलग अलग चीजों को अलग अलग जगह से असेंबल किया गया था। इसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज जो हैं उस व्यापार में जुड़ गई थी। Here you can see one of the best example of globalization. ये आपकी बुक में दिया हुआ है, चाइनीज टॉयज इन इंडिया।
ये आप ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड 5 मार्क के क्वेश्चन में बहुत अच्छे से विद एग्जांपल इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये वाला एग्जांपल आप दें। Chinese manufacturers learn of an opportunity to export toys to India. चाइनीज जो निर्माता थे उनको एक मौका मिला कि वो अपने जो खिलौने हैं वो भारत में भेज सकें। वेयर टॉयज आर सोल्ड एट अ हाई प्राइस। जब हम भारत में कुछ समय पहले की बात करते हैं, जब चाइनीज मार्केट हमारे यहाँ इतना फ्लोरिश्ड नहीं था, तो जो खिलौने बना करते थे वो मिट्टी और लकड़ी के खिलौने बनते थे। अब लकड़ी के खिलौने बहुत कॉस्टली थे और जो मिट्टी के रहते थे वो उनका लाइफ ज्यादा नहीं रहता था। मिट्टी के खिलौने आप जानते हैं जरा से गिरेंगे और वो टूट जाएंगे। दे स्टार्ट एक्सपोर्टिंग प्लास्टिक टॉयज टू इंडिया। ये जो प्लास्टिक के खिलौने आप आजकल हर दुकान पे देखते हैं, ये सिर्फ चाइनीज मार्केट की ही देन है। बायर्स इन इंडिया नाउ हैव द ऑप्शन ऑफ चूजिंग बिटवीन इंडियन एंड द चाइनीज टॉय। अब जो बायर्स थे उनके सामने दो चॉइस आ गई कि वो इंडिया में बने हुए खिलौनों को खरीदें या जो चाइना से आ रहे हैं खिलौने वो खरीदें, बिकॉज ऑफ द चीपर प्राइसेस एंड न्यू डिजाइन। अब चाइना से जो खिलौने आ रहे थे उनकी कीमत कम थी और वो बहुत कलरफुल, अट्रैक्टिव और नई डिजाइन के साथ में थे। चाइनीज टॉयज बिकम मोर पॉपुलर इन द इंडियन मार्केट। और देखते ही देखते पूरे मार्केट पर, जो इंडिया का टॉय मार्केट था, खिलौना बाजार था, उस पे पूरी तरीके से चाइना के खिलौनों ने कब्जा कर लिया। विद इन अ ईयर 70 to 80% of the toy shops have replaced Indian toys with Chinese toy। 70 से 80% भारत में जो खिलौने की दुकानें थी वो कहीं ना कहीं रिप्लेस हो गई। उन सब ने अपने पास से इंडियन खिलौने हटा दिए और सब चाइनीज टॉयज की दुकानें लगाकर बैठ गए। टॉयज आर नाउ चीपर इन द इंडियन मार्केट देन अर्लियर। अब खिलौने और सस्ते हो गए। जब चाइना ने देखा कि मार्केट में चाइना के खिलौनों की बहुत डिमांड है तो उन्होंने कीमतें और कम कर दी ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको खरीद सकें। व्हाट इज हैपनिंग हियर? क्या नतीजा निकला? एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेड चाइनीज टॉयज कम इनटू द इंडियन मार्केट। धीरे धीरे पूरा मैंने आपको जैसे बताया कि चाइनीज टॉयज ने पूरा इंडियन मार्केट पे कब्जा कर लिया। इन द कंपटीशन बिटवीन इंडियन एंड द चाइनीज टॉयज प्रूव बेटर। कंपटीशन हुआ, एक तरीके से हिडन इनडायरेक्टली कंपटीशन शुरू हुआ भारतीय खिलौने और चाइनीज खिलौनों में। और कहीं ना कहीं ये प्रूव हो गया क्योंकि चाइना के खिलौने सस्ते थे, ड्यूरेबल थे, मिट्टी के बने हुए नहीं थे, टूटते नहीं थे और कलरफुल और अट्रैक्टिव थे, तो बच्चों को उन्होंने बहुत ज्यादा आकर्षित किया। इंडियन बायर्स हैव अ ग्रेटर चॉइस ऑफ टॉयज एंड लोअर प्राइस। भारतीय जो खरीदार थे उनके पास में तो एक बहुत बेहतर चॉइस आ गई कि कम कीमत में उनके पास इतनी मल्टीपल चॉइस है कि वो किसी भी तरह के खिलौने खरीद सकते थे। फॉर द चाइनीज टॉय मार्केट दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपांड बिजनेस। और चाइना के व्यापारियों के पास में एक बहुत अच्छा मौका मिला कि वो अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से एक्सपांड कर सकें। एंड द अपोजिट इज ट्रू फॉर इंडियन टॉय मार्केट। लेकिन भारतीय खिलौना व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसानदायक ये चीज रही। दे फेस लॉसेस एज देयर टॉयज आर सेलिंग मच लेस। क्योंकि उनको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। चाइनीज खिलौनों के आने से उनकी जो खिलौने थे उनकी सेलिंग बिल्कुल ना के बराबर हो गई। आप खुद ही सोचिए ना, अगर कंपैरिजन हम करते हैं तो जो प्लास्टिक के खिलौने हमें ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेंगे, ज्यादा ड्यूरेबल दिखेंगे, बैटरी से चलने वाले रहते हैं, जो मूवेबल भी रहते हैं, तो हम उन खिलौनों को खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे कंपेयर टू लकड़ी के खिलौने और मिट्टी के खिलौने। तो इस तरीके से चाइना के मार्केट ने धीरे धीरे पूरे भारतीय खिलौना मार्केट पर कब्जा कर लिया। ये बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको आप बिल्कुल ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड 5 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ बिल्कुल ऐड करें। हियर यू कैन सी द टू शॉप्स। देखेंगे आप चाइना के खिलौने किस तरीके से कलरफुल हैं, बकायदा डेकोरेटेड हैं, और छोटे बच्चे तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव चीजों की तरफ बिल्कुल आकर्षित हो जाते हैं और वो खरीदते ही खरीदते हैं। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ फॉरेन ट्रेड। क्या लाभ हुए फॉरेन ट्रेड के, क्या लाभ होते हैं? फॉरेन ट्रेड हैज फैसिलिटेट द ट्रेवल ऑफ गुड्स फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। सबसे बड़ी बात है कि फॉरेन ट्रेड में जो हमारा सामान है वो एक मार्केट से दूसरे मार्केट में बिकने के लिए जाता है। इट प्रोवाइड्स अ चॉइस ऑफ गुड्स टू द बायर्स। बायर्स के पास चॉइस होती है कि वो क्या खरीदे,
चॉइस होगी तो उसको भी खरीदने में रहेगा ना, कंपटीशन वाली चीज आ जाती है। प्रोड्यूसर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज हैव टू कॉम्पीट इन डिफरेंट मार्केट्स। अलग अलग तरह के प्रोड्यूसर्स जो हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा, कहीं ना कहीं कंपटीशन हो जाता है अलग अलग देशों के लोगों के बीच में कि कौन बेहतर क्वालिटी की चीज प्रोवाइड करेगा। Prices of similar goods in two markets in two different countries become almost equal। दूसरी चीज, समान चीजों के भाव समान मार्केट में अलग अलग देशों में एक जैसे देखने को भी मिलते हैं। द नेक्स्ट वन इज सेज और स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये अलग से 3 मार्क का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट भी आ सकता है। क्या होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन? An industrial zone being set up by the central and state governments in different parts of the country। ये देश के अलग अलग हिस्सों में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सहायता से खोला जाता है। Cities are to have world class facilities such as electricity, water, road, transport, storage, recreational and educational facility। सेज जो है सारी तरह की फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करें, वाटर, रोड, ट्रांसपोर्ट की बात करें, सबसे बड़ी बात स्टोरेज है, सामान को आप कहाँ स्टोर करेंगे। रिक्रिएशनल, आप किस तरीके से वहां पर मनोरंजन के साधन उपलब्ध करवा सकते हैं। एजुकेशनल फैसिलिटी, साथ में शैक्षणिक चीजें भी उसमें जुड़ी रहती हैं। कंपनीज हु सेट अप प्रोडक्शन यूनिट्स इन सेज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस फ्रॉम एन इनिशियल पीरियड ऑफ 5 years। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप ऐसी कंपनीज जो सेज के अंतर्गत अपनी यूनिट को सेटअप करती हैं उनको टैक्स में शुरुआत के 5 वर्षों में छूट मिल जाती है। एंड सेज डज हेल्प टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। और यही कारण है कि सेज की जो पॉलिसीज है इसको देखकर जो फॉरेन कंपनीज हैं वो बहुत अट्रैक्ट होती हैं और उनका जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में उसका रेट और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो देखती हैं जब इतनी सारी फैसिलिटीज उन्हें मिल रही हैं बहुत आसान दामों में, तो वो इसके अंतर्गत अपनी फैक्ट्रीज, अपनी कंपनीज को सेटअप करना ज्यादा पसंद करती हैं। दूसरी चीज, जैसे हमने देखा कि उन्हें इनिशियल 5 years का जो पीरियड है उसमें उनको टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है, तो ये सब उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। सो इट्स इनफ फॉर टुडे, टुमारो वी विल कंटिन्यू विद दिस वन। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।